नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। तो आज बात करते हैं चुनाव आयोग के ऊपर सबसे बड़े सवालिया निशान को लेकर के। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और याचिका थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर तमाम सारे संदेहों को लेकर के। संदेह व्यक्त किया गया कि इलेक्शन कमीशन कुछ हेरफेर करता है या ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ हेरफेर होती है, और चूंकि एक मतदाता अपना मत करता है तो उसको ये जानने का अधिकार है उसने जिस पार्टी को मत दिया उसी पार्टी को उसका मत गया भी या नहीं। तमाम सारी खबरें पहले भी आ चुकी हैं, तमाम सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। इसको लेकर के पिछले 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी, जो आज सुनवाई पूरी हुई और फैसले को रिजर्व कर लिया गया। बहुत सारी इस पे चर्चा हुई है, बहुत सारे लोगों ने अपने मत रखे हैं, लेकिन इस पे मुख्य पॉइंट्स क्या हैं, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं और क्या है पूरा मामला, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ फिर हैं रोज की तरह संजय वासु जी। संजय दास से समझते हैं दादा क्या मसला है, इसमें मतलब किस तरह की सुनवाई हुई और क्या क्या उसमें हुआ पूरी घटना। सुनवाई तो लंबा चौड़ा हुआ है। जो मुख्य बिंदु था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की तरफ से और बाकी 2 वरिष्ठ अधिवक्ता की तरफ से वो था कि आफ्टरऑल ये मशीन में वोट कैद हो रहा है और जो बोला जाता है कि हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है वोट देना। अब जब बैलेट पेपर की प्रावधान था हमारे पास, तब हम अपने आंखों के सामने खुद के हाथ पे ठप्पा लगा के बैलेट बॉक्स में वोट डाल देते थे और होते थे कि हमने किसको वोट दिया, हमारा बैलेट बॉक्स सेटिस्फेक्शन, उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन, तो होता था। अब समय के साथ साथ आ गया मशीन और मशीन में हम वोट तालाबंद कर देते हैं, वोट को कैद कर देते हैं। अब मान लीजिए एक सेंटर में 100 वोटर है, उसके अंदर 70 आदमी आके वोट देते हैं, यानी कि 70% वोटिंग हुआ। तो अब याचिकाकर्ता ये बोल रहे हैं कि ये जो 70 वोट कैद हुआ मशीन में, पोलिंग यूनिट में, और वीवीपैट बॉक्सा में जो 70 कितना पर्ची गया, 70 पता नहीं कितना पर्ची गया, अगर 70 पर्ची गया तो उसके साथ इसको टैली किया जाए। यानी कि जिस दिन ये बैलेट बॉक्स खुला जाए और उसको देखा जाए कि ये 70 के अंदर एक्स पार्टी को 30, वाई पार्टी को 20 और बाकी पार्टियों को 20 ऐसा गया है। मतलब ईवीएम से जो डेटा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो टैली किया जाए, उन पर्चियों के साथ मिला 100% टैली किया जाए, तभी ये खड़े उतरते हैं विश्वसनीयता पे, रिलायबिलिटी पे। ठीक है, तो इसके ऊपर जो बहसबाजी चली, जब मतलब अपना अपना वक्तव्य रखा, तो ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो हर टाइम बोल रहा है नहीं नहीं हम तो 100% सही काम करते हैं, उसमें कोई इम्पार्शियल काम करते हैं। जैसे जैसे सरकारी दफ्तर की जो वक्तव्य रखा जाता है वो ऐसे ही रखा गया। जैसे एसबीआई ने कहा कि नहीं हमारा सब कुछ ठीक है, हमारे पास सारा डेटा ठीक है, ठीक है, उसको टालने का प्रयास किया। अब आपको बता दूं 2019 में यही केस आया था, ऐसे ही एक केस आया था। तब उन्होंने बोला था कि रैंडम इसकी चेकिंग किया जाएगा। तो रैंडम चेकिंग हर असेंबली में, मान लीजिए 10 असेंबली लेके एक लोकसभा है, तो हर असेंबली का एक मशीन को हम क्रॉस चेक करेंगे और वो अगर ठीक निकला तो हम मान लेंगे वो सारा इसमें ठीक ही होगा। 2019 की उस सुप्रीम कोर्ट की राय में उस एक मशीन को बढ़ा के 5 मशीन कर दिया गया। मतलब एक विधानसभा में, लोकसभा क्षेत्र में जितनी विधानसभाएं हैं हर विधानसभा में 5 मशीन का मिलान होगा। कोई भी 5 मशीन का आप मिलान कर लीजिएगा, उसी के आधार पे हम मान लेंगे इफ इट इज करेक्ट, ये अगर सही है तो पूरा के पूरा प्रोसेस सही है। अब उससे एक धाप आगे जाके लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो याचिकाकर्ता ने कहा नहीं 100% करना चाहिए, क्योंकि वेरिएशन आता है जो अपना ईसीआई बोलते हैं कि इतना परसेंटेज वोट हुआ है
और जब रिजल्ट वो घोषित करते हैं काउंटिंग के बाद, तो वो परसेंटेज अंतर आ जाता है। अंतर आ जाता है, मतलब वोटिंग जिस समय होती है उस समय जो परसेंटेज बताते हैं काउंटिंग में, वो परसेंट डिफर करता है। और मतलब देखा गया, पूनम अग्रवाल जी एक पत्रकार है, स्वाधीन पत्रकार, उन्होंने तो एक इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च कर चुके हैं। 18 से 25 हजार की वोट पे ऊपर नीच होता है। आज की याचिकाकर्ता में जो बहस हुआ है, प्रशांत भूषण ज्यादातर बहस किए हैं। प्रशांत भूषण जी, संजय हेगड़े जी थे, हाँ, और पाशा जी भी थे, महमूद पाशा भी थे। तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 100% हर चीज में संदेह मत करना कीजिए, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है। अगर 100% हर स्टेप में आप संदेह करेंगे तो हम कहीं पे नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला ईसीआई को कि आपका ये नैतिक जिम्मेदारी है कि लोग आपके इस प्रोसेस के ऊपर विश्वास करें। ज्यादातर क्या देखते हैं हम नहीं, लोग। लेकिन यहाँ एक बात है, कोर्ट ने कहा कि आपके इस प्रोसेस पे लोग विश्वास करें, ऐसा प्रोसेस आप अख्तियार करें, बनाएं। तो वो तो कह ही रहा है कि हमारा तो सब कुछ ठीक है, नहीं, विश्वास उसके करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। तो हाउ इट कुड बी मोर अकाउंटेबल, आप इसकी विश्वसनीयता अर्जन करने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं? राय मांगी, ये ईसीआई को बोला है कि आप बताइए। ईसीआई की राय मांगी कि ईसीआई कैसे की कर राय सकते हैं इसको और ज्यादा। कि जैसे कि उन्होंने बोला कि मान लीजिए इस मशीन में आज जब मनोनयन पत्र दाखिल हो गया, फिर उसका विड्रॉल हो गया, कैंसिलेशन हो गया, सब प्रोसेस खत्म होने के बाद एक सेंटर में 5 उम्मीदवार आ गए। तो उस उम्मीदवारों की अल्फाबेटिकली नाम जो डाला जाता है, आप कैसे डालते हैं? बोलते वो लैपटॉप या कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर रहता है, अच्छा, उसमें वो लोड करते हैं। उससे पहले ये कहते थे कि नहीं, किसी और डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया जाता है, इसमें और कुछ इंप्लीमेंट नहीं, बिना अगर कनेक्ट करेंगे तो नाम और सिंबल डालेंगे कैसे? ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं ना, वो तो एक खुला मैदान है। उसमें आप ए में आनंद जी का नाम डाल दिया क्योंकि ए से चालू होता है। तो एक संदेह तो ये भी होता है ना कि अगर ये सब अपलोड करते हैं, मैं उसी पे सॉफ्टवेयर को भी उसी पे आ रहा हूं। तो आपका प्रोसेस समझाइए, आप कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी एंट्री हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहस किया, थर्ड पार्टी एंट्री हो रहा है। बोलता है हाँ, हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो सॉफ्टवेयर देते हैं और एक बार वो लोड होने के बाद वो लॉक हो जाते हैं, दोबारा आप इधर उधर नहीं कर सकते, वन टाइम प्रोग्रामेबल बोला है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट वहां पे बोल रहे हैं कि इसकी विश्वसनीयता के ऊपर मॉक टेस्ट फर्स्ट, मॉक टेस्ट सेकेंड, फिर पोलिंग स्टेशन में जाके मॉक टेस्ट, ये सबको आप सूचीबद्ध तरीके से विश्वसनीयता और पैदा करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, इसके ऊपर बताइए। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया हम जो देख रहे हैं, इस लोकसभा चुनाव की प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, बाधा पहुंचाने के लिए या कोई भी अड़चन पैदा करने के लिए राजी नहीं है। मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, मोटा मोटी मेरे को ये ऐसे ही लग रहा है। इसमें अगर कल को डिसीजन ये आता है कि नहीं, इसमें कुछ खामियां तो हैं जिसका चुनाव आयोग सुधार कर ले, हाँ। अभी का चुनाव होने दे, मतलब ये चुनाव अगर होगा हाँ। तो उन खामियों के साथ हो जाए, आगे के चुनाव पे इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इंगित तो दे ही चुका है कि दूसरा यही सारा प्रयास किया था एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। मैं आपको बता दूं, ये बात आज प्रशांत भूषण जी ने भी उठाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको वहां पे रोक दिया कि आप मिक्सअप मत कीजिए दोनों के साथ। ये चुनाव आयोग जो है उनका काम ही है चुनाव करवाना। तो एसबीआई का काम भी तो यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड एक अलग सा, उनके रेगुलर काम के ऊपर से एक अलग सा काम था। पैसे के लेन देन का हिसाब रखना, लेखा रखना और वहां ट्रांजेक्शन करना। तो ट्रांजेक्शन एक अलग फॉर्म में हो रहा है कि लोग अपना चेक दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो वो काम तो उनका वही है ना, रूटीन का काम ना। बोला बैंकिंग काम के अलावा एडिशनली हमको ये जिम्मेदारी दिया गया, तो वो बहस में मैं नहीं जा रहा हूँ। जो मैं बात कर रहा हूँ उनका मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप हर चीज में संदेह मत कीजिए, हमारा काम है
इलेक्शन को और भी पारदर्शी बनाना और इलेक्शन कमीशन की सजेशन और आपका सजेशन दोनों में मेल मिलाप होना चाहिए। कॉन्फ्रंटेशन की जगह यहाँ पे नहीं है, इसको और भी सुधारने का जरूरत हो सकता है, होगा। भारत जैसे बड़े देश में इतने करोड़ों वोटर, 92 करोड़ वोटर्स के लिए बैलेट पेपर में चुनाव करवाना नामुमकिन सा है। बांग्लादेश की ये लिया गया था, उदाहरण लिया गया था, तो जस्टिस खन्ना ने बोला हाँ हम लोगों को पता है कि बैलेट पेपर में क्या क्या होता है, बैलेट पेपर में चुनाव कैसे होता है और क्या क्या होता है बैलेट पेपर की चुनाव। तो संजीदा चीज ये है कि ये बात ठीक है, टेक्नोलॉजी पे हम आ गए हैं, हमारा समय बच रहा है, सब ठीक हो रहा है, लेकिन अब इसी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए अगर संदेह उठे हैं, तमाम सारी चीज़ें निकल के बाहर आई हैं कि जैसे मध्य प्रदेश का वो वीडियो आया था, वोट कहीं डाल रहे हैं, केरल का इसमें उदाहरण दिया गया था कि एक वोट एक प्रत्याशी को ज़्यादा मिल गया, उसको भले ही आप फेक न्यूज़ बता दें, कुछ भी बता दें, लेकिन अगर संदेह है तो बिना संदेह मिटाए चुनाव कराना ठीक है क्या? हाँ, आज जब कल से चुनाव चालू हो रहा है, आज कोई भी शख्स, मतलब देखिए ये प्रोसेस तैयार होना और यहाँ तक पहुँचना बहुत लंबा एक प्रक्रिया है। इसको टोटल ठप कर देना और उसको आगे ले जाना जब तक ये राय ना आए और जब तक ये सुधार ना हो या कुछ भी इसके अंदर गुंजाइश है सुधारने का, वो करने का, तब तो ये प्रोसेस पूरा लटक जाएगा और चुनाव होगा नहीं। इस हिसाब से मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्चर या कड़ा कोई टिप्पणी देगा नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से, मुझे ऐसे एक मतदाता के रूप में लगता है कि चुनाव आयोग के ऊपर अगर सवाल खड़े हुए हैं तो ये जिम्मेदारी न्यायपालिका की भी है। और हमारे मुख्य न्यायाधीश श्रीमान चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा है कि न्यायपालिका के ऊपर लोग बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आलोचना भी कर सकते हैं। तो हम लोग कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मतदाता के रूप में इतना जरूर चाहते हैं कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो। अगर कल को निर्णय आता है कि हाँ कुछ खामियां हैं जिनको अगले चुनाव में ठीक कर लें, तो क्या ये चुनाव इन्हीं खामियों के साथ होने चाहिए? मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि इसमें हो सकता है ये था कि इस पूरे प्रक्रिया को चुनाव 6 महीने बाद भी कराए जा सकते थे। एक नई व्यवस्था ला करके ये होता कि 6 महीने तक ये व्यवस्थाएं ठीक कर ली जाएं। जो संदेह करने वाला पक्ष है उसकी संतुष्टि जब तक हो जाती है, वो प्रक्रिया पूरी लागू हो जाती है, 6 महीने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें, चुनाव 6 महीने बाद हो जाए। लेकिन ऐसा संभव लगता नहीं है। देखते हैं, बहस पूरी हो गई है, कल क्या परिणाम आएगा, क्योंकि रिजर्व हो गया, कल आएगा या आगे आएगा। और कल से मतदान प्रारंभ होने जा रहा है। पहले चरण का मतदान कल इस देश में होगा। आप सबको लोकतंत्र के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जैसे भी आप लेना चाहें ले लें, मजबूरी है, लेना तो पड़ेगा ही, लेकिन जरूर वोट करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस निवेदन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो नमस्कार, शुभ रात्रि।